मैं सुमति कुमारी हिस्ट्री सेमेस्टर 4 पेपर 8 का महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन या महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित राष्ट्रीय आंदोलन में आज हम देखते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे देखते हैं कि क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त किया, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और अंग्रेज़ों ने कहा था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से ब्रिटेन जीत जाता है तो भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन ब्रिटेन जीत भी जाता है मित्र राष्ट्र की ओर से, लेकिन भारत को आज़ाद नहीं करता है। तब हर भारतीयों में रोष उत्पन्न हो जाता है और भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करना या संगठन बनाना, षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया ताकि यहाँ से अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ा जाए। अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि हम लोग भारतीयों के लिए कुछ नहीं कर रहे, जो वादा करते हुआ निभाते नहीं हैं, इसलिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए ताकि भारतीयों को डराया जाए और यहाँ पे शासन किया जाए। इसी उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त किया और इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य था कि जांच करना था कि भारत में किस स्तर पर क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं, अर्थात भारत में किस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस षड्यंत्र को किस प्रकार मुकाबला किया जाए, इसके लिए किस प्रकार कानून बनाया जाए ताकि अंग्रेज़ों से ये भारतीयों से हम लोग सामना कर सके और भारत में शासन कर सके। इसी उद्देश्य से रॉलेट एक्ट लागू करने का मुख्य कारण यह था कि भारत रक्षा कानून की अवधि समाप्त होने की थी और कमेटी 1918 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी। यानी यहाँ पे 1917 में सर सिडनी की अध्यक्षता में, उस व्यक्ति का नाम है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम है सर सिडनी रॉलेट, उसी का अध्यक्षता में कमेटी गठन हुआ और उस कमेटी का मुख्य काम था कि भारत में जांच करना कि किस प्रकार भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। और यह जो जांच था वह 1918 ईस्वी तक जांच कर लिया जाता है कि किस प्रकार भारतीय अंग्रेज़ों के खिलाफ हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। और उन्होंने अपना रिकॉर्ड जो जांच किया वह अपना रिकॉर्ड 1918 ईस्वी में प्रस्तुत कर देते हैं और इसके सुझाव के आधार पर केंद्रीय विधानमंडल में फरवरी 1919 ईस्वी में 2 विधेयक लाए जाते हैं, जिनमें एक विधेयक को वापस कर लिया जाता है। यानी यहाँ पर भारतीय जांच के आधार पर भारत में जांच होता है रॉलेट कमेटी की अध्यक्षता में कि भारत में किस प्रकार अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन होने वाला है या षड्यंत्र रचा जा रहा है, और यहाँ पे जांच भी हो जाता है। और जब अपना प्रस्तुत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसके बाद 1918 में फरवरी 1918 ईस्वी में 2 विधेयक भारत आता है और एक विधेयक को फिर वापस ले लिया जाता है। लेकिन जो दूसरा विधेयक होता है वह क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम यानी 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया जाता है। इसी अवधि 3 वर्ष रखी गई थी, यानी इसका जो समय था 3 वर्ष रखा गया था। इसे ही रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना जाता है। अर्थात भारतीयों को डराने के लिए, धमकाने के लिए एक कानून आता है, उस कानून को क्रांतिकारी या अराजकतावादी अधिनियम भी कहा जाता है और यह 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया जाता है। यानी क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया जाता है। इसका जो समय रहता है 3 वर्ष के लिए रखा जाता है। इसी को हम लोग रॉलेट एक्ट या काला कानून के नाम से जाना जाता है, यानी जानते हैं। यानी रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकता था। यानी इस विधेयक, इस कानून में यानी रॉलेट एक्ट कानून में यह व्यवस्था था कि मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को अगर उसको नज़र में, यानी मजिस्ट्रेट के नज़र में को भारतीयों को मजिस्ट्रेट के नज़र में अगर लग रहा है कि यह भारतीय अंग्रेज के विरुद्ध है तो वैसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट जेल में डाल देता था। साथ ही वह अनिश्चित काल के लिए, उसका कोई फिक्स समय नहीं था कि कितने दिन तक उसको जेल में रखा जाएगा। इस प्रकार अपने इस अधिकार के साथ सरकार किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकती थी। यानी सरकार अपनी मर्जी से
किसी भी व्यक्ति और निर्दोष व्यक्ति को जेल में डालकर दंड दे सकता था। इस एक्ट में बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है, अर्थात रॉलेट एक्ट अर्थात काला कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अभी वर्तमान में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 3 अधिकार मिलता है। उस 3 अधिकार में क्या रहता है कि पुलिस बताएगा, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करता है तो उसे बताएगा कि क्यों तुमको गिरफ्तार किए हैं। दूसरा है कि उसको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है। और तीसरा है कि पकड़े गए व्यक्ति को अपना पसंद का वकील वह चुन सकता है ताकि उसका सही न्याय मिल सके। लेकिन इस काला कानून में कोई वकील चुनने का अधिकार न था, ना ही कोई अपील कर सकता था और ना ही दलील दे सकता था। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इसे काला अधिनियम या आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात रॉलेट एक्ट को काला अधिनियम या आतंकवादी अपराध नियम के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी का अब तक भारतीय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। हम लोग को पता है कि गांधी जी एक छोटा सा केस लेकर, एक व्यापारी का केस लेकर 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ पर जब देखे कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ अंग्रेज गलत व्यवहार कर रहे हैं, गोरे काले का भेदभाव कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी वहाँ भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए उन्हें 22 वर्ष लग गया था। यानी महात्मा गांधी 1893 में गए थे दक्षिण अफ्रीका और वह भारत लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को। और इस अवधि में जब भारत आते हैं तो भारत आने के बाद वह भारत के राजनीति में प्रवेश करते हैं और भारत की समस्या को समाधान करने में वह लग जाते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि 1918 तक पूरा तरह से भारतीय राजनीति में वह प्रवेश हो जाते हैं। उनको पता हो जाता है कि किस प्रकार अंग्रेज भारत में शोषण कर रहे हैं। तो इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को एक देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करते हैं। कहते हैं कि ऐसा जो कानून लाया गया इसको विरोध किया जाए, इसके लिए पूरा देश लेवल पर हड़ताल का आह्वान करते हैं। कब? 6 अप्रैल 1919 को। उन्होंने सत्याग्रह सभा का भी स्थापना किया था महात्मा गांधी ने। पहले 30 मार्च तक आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। यहाँ पे देखते हैं कि 18 मार्च 1919 को यह कानून पारित किया जाता है और इसके विरोध में 30 मार्च को आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया जाता है। दिल्ली में 30 मार्च को ही स्वामी श्रद्धानंद ने इस आंदोलन की बगाडोर संभाला और वहाँ भीड़ भी चलाई गई। अर्थात देखते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जब आंदोलन चलाया जा रहा है तो दिल्ली का जो नेतृत्व कर रहे हैं वे स्वामी श्रद्धानंद थे और उन्होंने वहाँ का नेतृत्व किया। वहाँ के भीड़ पर अंग्रेजों द्वारा गोली भी चलाया गया और 5 आंदोलनकारी मारे जाते हैं। इसके साथ रॉलेट एक्ट का विरोध बम्बई, अहमदाबाद के देश के अन्य कई नगरों में भी किया जाता है, सार्वजनिक विरोध किया जाता है तथा हिंसा का मार्ग अपनाया गया। यानी काला कानून यानी रॉलेट एक्ट के विरोध में भारतीयों के द्वारा हर क्षेत्रों में आंदोलन किया जाता है और हर क्षेत्रों में स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। लाहौर एवं पंजाब में भीड़ पर चलाई गई गोली, यहाँ पर देखते हैं कि लाहौर और पंजाब में भी आंदोलन किया जाता है इस कानून के विरोध में और वहाँ भी अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाई जाती है। स्वामी श्रद्धानंद एवं डॉक्टर सत्यपाल के निमंत्रण पर महात्मा गांधी पंजाब की ओर चले, परंतु मार्ग में ही 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को उन्हें हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार कर बम्बई भेज दिया जाता है। अर्थात महात्मा गांधी को पंजाब में बुलाया जाता है लेकिन अंग्रेज ने उसे मार्ग में ही रोक लेते हैं और उन्हें हरियाणा के पलवल नामक स्थान में गिरफ्तार करके उनको बम्बई जेल में भेज दिया जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि काला कानून अर्थात रॉलेट एक्ट को हर जगह विरोध किया गया और बाद में इसी के परिणाम स्वरूप जलियांवाला हत्याकांड होता है। थैंक यू।